हाय डियर, आज हम लोग 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसमें जो टॉपिक पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, अब देखिए कूलॉम्स लॉ के टॉपिक पे जितना हो सका ऑब्जेक्टिव वो सब हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप उसको देख लीजिए और उसमें से नोट्स बनाने के बाद जो जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे उसके बाद इस चैप्टर का जो वीवीआई होगा वो हम खुद से आपको प्रोवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी बहुत टाइम है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग पूरा देखेंगे कि आखिर कूलॉम्स लॉ में कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द एस आई यूनिट, या द यूनिट लिखा हुआ है एस आई बोल सकते हैं, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज। ठीक है, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट क्या होता है। ठीक है, आप क्या कीजिए कि पहले इस जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखाता है इस वीडियो को, जो भी क्वेश्चन वो सारा को नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? एक एक करके, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज। यहाँ पे एस आई यूनिट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए फोर्स चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना तरह के फोर्स के नाम आप जानते हैं सबका यूनिट न्यूटन ही होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आ गया पूछ रहा है आपसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है तो सीधे क्या बोलेंगे, न्यूटन। और न्यूटन कहाँ पे है? ए में है। इसका मतलब पहला क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब दूसरा में जो है वो लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए दूसरा जानने के लिए आपको फॉर्मूला पे जाना होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, कूलॉम्स लॉ में आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा, वो फॉर्मूला क्या है उसको पकड़ते हैं। F इक्वल टू था K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर), ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यहाँ पर K का जो वैल्यू होता है वो लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चार्ज, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं के का वैल्यू, ये कब के लिए है? जब एयर में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, एकदम शांति से देखिए। पहला बात ये समझिए कि ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब फोर्स में जब हम के का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1/4πε0, तो ये तब का है जब ये एयर में, दोनों चार्ज कहाँ रखा हो? एयर में। ठीक है, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का चाहिए हमको यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का। तो करना कुछ नहीं है, आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना चाहें तो ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आइए और फोर्स को यहाँ ले आइए, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4π इंटू एफ, और इधर हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सबका यूनिट आप लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो सबका यूनिट क्या होगा आप ही बताइए। देखिए 4π तो कांस्टेंट है, तो 4π को हटाइए तो क्या बचेगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का हो गया न्यूटन, और उसके बाद चार्ज का क्या होता है? कूलाम। नीचे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। अब उसको अरेंज कर दिए, जो आएगा वही आंसर। कूलाम स्क्वायर आ रहा है क्या मेरा, है ना? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं पे है? अब देखिए कूलाम स्क्वायर, देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि आपका बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बी मिटाते हैं। देखिए उसके बाद पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए, ये भी इसी से बनेगा, जो भी हम लोग बनाए उसी से बनेगा। क्या लिखा हुआ है? द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशन लिखना। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, बोलिए 1/4π का तो कुछ नहीं होगा, फोर्स का होगा। फोर्स का क्या होता है? mL(T⁻²). 1/4π कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। फोर्स का क्या होगा? mL(T⁻²). बोलिए चार्ज का क्या होता है? 80, और एक और चार्ज है तो एक और 80। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 80
और 80 2 बार, और डायमेंशन एल का क्या होता है, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, 2 गो है तो एल स्क्वायर कर दिए। अब सबको अरेंज कर दिए, जो आएगा वही आंसर। आप देखिए मास नीचे है ऊपर जाएगा, मास नीचे है ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या हो जाएगा -1। एल को पकड़ते हैं, एक एल यहाँ और 2 एल यहाँ, तो एल और एल 3 एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3। उसके बाद टी को पकड़ते हैं तो देखिए टी यहाँ पर एक माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 2 है, तो 2 2 होकर ऊपर 4 हो जाएगा, पावर में हो जाएगा टी के पावर 4। अब ए और ए 2 गो है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का कहाँ पे मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, एम के पावर 1 -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2। तो सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर है ना। आराम आराम से देखते जाइए वीडियो, नोट्स बनाते जाइए तो बहुत आराम हो जाएगा। जितना भी इसके बाहर से नहीं आने वाला क्वेश्चन, अगर कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन सेट किया, अगर कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन सेट किया तो इसी से आएगा, जितना हम बता दे रहे हैं, इससे आगे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही। हाँ, कंसेप्ट से अगर घुसा के न्यूमेरिकल सेट कर दिया तो वो बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहीं से सेट होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर का हो गया आंसर। तो तीसरा हम लोग मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि आखिर चौथा क्या है, कोशिश कीजिए कि खुद से आंसर दे दें। अगर थ्योरी पेपर पढ़े हैं तो इसका आंसर थ्योरी में ही है। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो बता दें, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है इसका वैल्यू। अगर आप नहीं याद रखे हुए हैं तो ये बात आप याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है। तो कहाँ पे मिल रहा है, डी पे, तो डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। सिंपल सी बोल रहा है यहाँ पे 5 में कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। कहने का मतलब के, ये जो देखे थे हम लोग F = K Q1 Q2/R²। तो यहाँ जो K है, इस K को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है कब, जब ये एयर में रखा हो, जैसे Q1 Q2 जब रखा हो एयर में या तो वैक्यूम में। बात समझिए, एयर में रखा हो या फिर वैक्यूम में, तो K का जो वैल्यू लिया जाता है वो लिया जाता है 9 × 10⁹। ये हो गया आपका। बात समझ में आ रही है, K = 9 × 10⁹। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 में। तो ये हो गया ए आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन। आप 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि आखिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बता रहा है कि आखिर क्या होगा। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हम आपको बता दें, ये चीज इन थ्योरी पेपर का है, याद रखना पड़ेगा आपको। एयर का या वैक्यूम का लगभग सेम लिया जाता है, वो अलग होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, लेकिन लगभग इक्वल लेते हैं। इसका वैल्यू होता है 1, एयर हो या वैक्यूम, इसका वैल्यू 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन r और k से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1। मेटल का जो होता है, अगर मेटल रहा तो मेटल का होता है इन्फिनिटी। और बाकी जो चीजें हैं, जितना भी बाकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो देखिए वैक्यूम का सबसे कम होता है, वैक्यूम का सबसे कम होता है, जो कितना है 1, समझिएगा। और मेटल का सबसे ज्यादा होता है, जो होता है इन्फिनिटी। तो बाकी का जितना भी वैल्यू होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। 1 से छोटा कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। 1 किसका हो गया, वैक्यूम का। अब 1 हो गया अगर वैक्यूम का, तो जो बाकी हो गया, जैसे पेपर हो गया या ग्लास हो गया या माइका हो गया, ये सब का 1 से ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 बात अगर आप याद रखिएगा कि वैक्यूम का 1 होता है और मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, तो बाकी जितना भी चीज है उसके बीच में होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी आंसर। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज। देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम का बता चुके हैं 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। उसके बाद 8 में देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर इज। अब इंसुलेटर में ये नहीं बताया कौन सा,
लकड़ी का पूछ रहा है, पेपर का पूछ रहा है, या सूखी घास का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नहीं पता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ ऑप्शन समझिएगा। जैसे -1 हो ही नहीं सकता, 1 से कम हो ही नहीं सकता, तो -1 तो होगा नहीं। 0 बोल रहा है तो 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 से कम होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0.5 बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, डी। आपका 5वां क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आपका 7 हो गया। 7 क्योंकि वैक्यूम लिखा है तो वैक्यूम का 1 हो गया, और इंसुलेटर लिखा है तो इंसुलेटर में चाहे कुछ भी हो 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये और ये हो ही नहीं सकता। हो गया आंसर कौन सा, 5। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये सब क्वेश्चन रियल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा से समझना होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ये जितना क्वेश्चन अब बचा वो सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से समझिए। देखते हैं आपको समझा पाते हैं कि नहीं। पहला लिखा हुआ कुलाम्स फोर्स इज, प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, कुलाम्स फोर्स इज। तो हम कुलाम्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कुलाम्स ने ये बताएं कि अगर एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, समझिएगा, अगर एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, तो जो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है वो सेंटर के लॉन्ग फोर्स लगाता है। पहला बात को समझिए, सेंटर के लॉन्ग, अगर ये इसके सेंटर पे लगाएगा तो ये भी इसके सेंटर पे लगाएगा, इसके वजह से इसको बोला गया सेंट्रल फोर्स, कि ये जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, पहला बात। दूसरा, ये चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है तो ये होगी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला तो सेंटर पे लगता है इसलिए सेंट्रल फोर्स, दूसरा चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स, और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये थ्योरी में बताया जाता है किस तरह का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। 2 तरह का फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव में ये बताया जाता है कि इस फोर्स के द्वारा जब वर्क डन होगा तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एनर्जी जब पढ़ाया जाएगा आपको बहुत अच्छा से क्लियर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। थ्योरी के लिए क्या याद रखना है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब पढ़िए क्वेश्चन को, बोलता है कुलाम्स फोर्स इज, पहला सेंट्रल फोर्स, सही जवाब, सेंटर होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी सही जवाब, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही जवाब, ठीक है। और चौथा ऑल ऑफ दिस, मतलब ये बोल रहा है कि सब सही है, तो आंसर सही में कौन हो गया, डी। तो डी को हम लोग टिक लगा देंगे क्योंकि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो हम लोग टिक कहाँ लगाएंगे, डी में, कि सब सही है। बोलिए, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन को भी समझने के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लिया जाए एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय R²। ऐसा होता है कुलाम्स लॉ से। बात समझ में आ रही है। याद कीजिए थोड़ा सा 11th, अगर एक M1 है एक M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 बाय R²। देखिए दोनों सेम नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बाकी तो सेम लग रहा है, ठीक है। वही बोलता है कि कुलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विथ, मतलब कि इसमें से किस रूल को ज्यादातर फॉलो कर रहा है कुलाम्स लॉ। तो आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये तो बात ही नहीं होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बी में क्या दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यही तो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यही है। बात समझ में आ रही। तीसरा हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो भी नहीं हो सकता। आप सिंपल सी बात बोलिए, ये फॉर्मूला इस तरह इसके नजदीक आपको लग रहा होगा हर तरह से, बस अगर के और जी को डिस्प्लेस कर दिया तो लगभग फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसलिए बोलेंगे कुलाम्स लॉ जो है वो किसके तरह मैच करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तरह। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं
10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन के 11 नंबर में क्या बोल रहा है। हर एक क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं। थ्योरी क्या बताना है, कंसेप्ट ही है ना। देखिए क्या है इसमें, सो समझिएगा ध्यान से। जैसे ये जो हम लोग फोर्स निकालते हैं फॉर्मूला से, जैसे मान लीजिए दो चार्ज है आपके पास, समझिएगा दो चार्ज आपके पास, एक है Q1 और एक है Q2, दो चार्ज है, दोनों रखा हुआ है r डिस्टेंस पे। तो थ्योरी में ये बताया गया होगा कि इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसके बीच लगने वाला फोर्स। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो फोर्स है वो इसके वाला इसके पे लगेगा सो निकलेगा या इसके पे लगेगा सो निकलेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो रिपल्सन होगा, ये इसको इधर धक्का दे देगा, मान लीजिए F1 से और ये इसको इधर धक्का दे देगा, मान लीजिए F2 से। तो ये वाला फोर्स F1 का फॉर्मूला है या F2 का, ये आपको समझना है। तो हम आपको बता दें ये फॉर्मूला दोनों का है। चाहे आपको F1 निकालना हो, आपको F1 निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगाइए, या F2 निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगाइए, ये दोनों के लिए फॉर्मूला हो गया। F1 निकालिएगा तो भी यही, F2 निकालिएगा तो भी यही। इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा, F1 और F2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जब F1 और F2 का वैल्यू सेम हो गया, जैसे 10 न्यूटन निकला, अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन निकला तो इसके ऊपर भी कितना निकलेगा, 10 न्यूटन। और जब F1 और F2 का वैल्यू सेम हो गया, तो अगर हम आपसे पूछे कि F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, तो 10/10 कर देंगे, 10/10 करेंगे तो 1:1, इसका मतलब कि 1:1 आ गया आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेम चीज पूछ रहा है कि देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, देन द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन देम विल बी। अगर दो चार्जेस है, क्या है, दो चार्जेस है, एक 1 माइक्रोकूलम और एक आपका दिया है 5 माइक्रोकूलम, ऐसा दिया है कि एक 1 माइक्रोकूलम है और एक है 5 माइक्रोकूलम, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये F1 और ये F2, इसका रेशियो क्या होगा। तो बस 1:1 सीधा, क्योंकि ये जितना उतना ही है, इस पे जितना फोर्स लगेगा इस पे उतना ही फोर्स लगेगा, तो क्या हो गया 1:1। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है सब। ऑप्शन में दिया है 3:3, फिर दिया है 1:1, 1:1, फिर दिया है 5:5, और फिर दिया है आपको ऑप्शन में, फिर दिया है ऑल ऑफ दिस, डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। कौन सा सही, अरे सब सही है यार। 3/3 को भी तो 1:1 लिख सकते हैं हम लोग, 1/1, 1/1, 1:1 हो ही गया। ये इसको 5:5 को भी तो 1:1 लिख सकते हैं हम लोग काट के, तो आंसर कौन हो गया, डी। सही आंसर क्या हो गया, डी। ये तो सब सेम लग रहा है आपको, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में बोलता है फोर्स, ये जो रिलेशन दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, इसमें से गलत रिलेशन कौन सा है। एफ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है 1:2 इक्वल टू माइनस एफ के ऊपर वेक्टर लगा 2:1, या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, या मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, या वेक्टर के साथ इक्वल होता है। तो आप एक बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर ये चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो उसको लिखा जाता है 2:1, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसको लिखा जाता है 1:2। मतलब 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, और ये 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा। तो ये हो गया, अगर वेक्टर देते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। जैसे ये 10 है तो ये 10 होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा। लेकिन ये अगर आपका राइट में है तो ये किधर गया, लेफ्ट में गया। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बात समझ में आ रही है। ये देखिए इसमें इधर धक्का देगा, अगर प्लस प्लस है तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा, तो डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 40, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब कोई लड़का सोच रहा होगा प्लस माइनस लिख, देखिए तो प्लस माइनस लो। अब ये क्या, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तब भी तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बोलिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फोर्स जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है,
तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर ये ऑप्शन देगा F12 और F21 ये इक्वल है, नो डाउट, मैग्नीट्यूड यहाँ लिखे हुए सिर्फ, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, स्केलर फॉर्म है। लेकिन अगर ये पूछेगा 12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर, तो ये सही करने के लिए माइनस लगाना होगा, क्योंकि अगर ये राइट में है तो ये लेफ्ट में है, तो माइनस लगाना होगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इस तरह से लिख दिया है 12 इक्वल टू 21 वेक्टर, तो ये रिलेशन गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बात समझ में आ रही है। और एक और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, जैसे F12 लिख दिए मोड लगा दिए, फिर F21 लिख दिए फिर मोड लगा दिए, ये वाला और ये वाला सेम चीज लिखा हुआ है, बस रूप बदल दिया है। मैग मोड लग गया तो वेक्टर हट गया, मैग्नीट्यूड का ही बात हो रहा है। तो ये सही, ये सही, ये सही, ये आपका हो गया गलत। कहाँ गया, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, डी आपका आ गया जो गलत है। बात समझ में आ रही है। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुलाम्स लॉ का कुछ ऑब्जेक्टिव है ना। अब ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 करके हम भेजेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा कुछ और ऑब्जेक्टिव बच गया है जो उसमें हम रखेंगे है ना, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, तो देखेंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप ये जो वीडियो में जितना क्वेश्चन देखें वो बार बार देख के इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर इसके अंदर क्वेश्चन आता है तो आप उसको वो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसका नोट्स बना लीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का 2 पार्ट चला गया, वो खत्म हो गया। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ कुलाम्स लॉ का भी 2 पार्ट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, गॉस लॉ देंगे, ठीक है। इसी तरह से पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए थैंक यू।